हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इनकम टैक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आप बीकॉम में हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी का आपका पेपर हो, चाहे किसी भी तरह का कॉमर्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें आपके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट पर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। इसके अलावा और भी बहुत से सब्जेक्ट पर मेरे चैनल पर आपको एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और भी बहुत से सब्जेक्ट पर मेरे चैनल पर आपको एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, आयकर अधिनियम कब बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी भी है। आपने जब पढ़ा होगा या बुक ही जब आप परचेस करी होगी तो सबसे पहले ये लिखा होता है कि कौन सा एक्ट है ये, तो ये हो जाएगा आपका 1961। तो आयकर अधिनियम कब बना था, 1961 में बना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आयकर व्यक्ति की डैश आय पर लगाया जाता है। कुल आय, सकल आय, शुद्ध आय, इनमें से कोई नहीं। तो जो आयकर होता है, इनकम टैक्स होता है, आपने निकाला होगा जब पढ़ा होगा तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स दो पार्ट में आपकी हो जाती है। एक हो जाता है इनकम, दूसरा हो जाता है टैक्स। सबसे पहले हम इनकम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से इनकम निकाली जाएगी। तो इनकम के आपको पता होगा 5 सोर्सेज होते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। 5 हेड होते हैं इनकम के। कौन सा पहला हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 आपके हेड हो जाते हैं जिससे कि इनकम होती है। तो इन 5 हेड में क्या है, काफ़ी डिडक्शंस वगैरह भी दे रखी हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम क्या पहुंचते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुंचते हैं। उसके बाद जो आपने डिडक्शंस पढ़ी होंगी 80 की, तो जो आपके सेक्शन 80 है उसकी डिडक्शंस जो दे रखी हैं, 80C है, 80CC है, 80D है, इसी तरह से बहुत से आपकी डिडक्शंस दे रखी हैं। तो सारी जो आपकी डिडक्शन से कटौतियाँ हैं उनको घटाने के बाद जो इनकम निकल के आती है हमारी, वो हो जाती है टोटल इनकम। तो जो टैक्स लगाया जाता है उसी टोटल इनकम पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की परिभाषा में सम्मिलित हैं व्यक्ति, अविभाजित हिंदू परिवार, कंपनी, उपयुक्त सभी। तो आपने पढ़ा होगा जो टैक्स लगाया जाता है, आप एक अलग से ही पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि व्यक्ति कौन है या किसकी इनकम पर कर लगाया जाएगा। तो इसमें आपको जो दे रखा है, व्यक्ति की परिभाषा में एक इंडिविजुअल यानी कि एक अकेला व्यक्ति, या फिर अविभाजित हिंदू परिवार HUF जिसे बोलते हैं, कोई कंपनी, कोई फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, ग्रुप ऑफ द पर्सन, स्थानीय प्राधिकरण, कॉर्पोरेशन जैसे बोलते हैं। तो ये सब क्या है, व्यक्ति की परिभाषा में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों आंसर दे रखे हैं वो तीनों ही करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, करदाता का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी हो, एक ऐसा व्यक्ति जो लाभ प्राप्त करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सेवा प्रदान करता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि करदाता कौन होता है। भाई हमने ये तो पता कर लिया कि कर क्या होता है या फिर कैसे लगेगा, ये सब चीज़ें, लेकिन करदाता कौन है, कैसे हम पता करेंगे कि जो कर को चुका रहा है, कर देने वाला व्यक्ति कौन होगा, या कौन कर की श्रेणी में आ रहा है कि उसको कर चुकाना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है, उसे करदाता माना जाता है। तो इसमें भी आगे काफ़ी डिटेल में दे रखी है, माना हुआ करदाता कैसे होगा, चूक में करदाता कैसे होगा। तो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो यहाँ पर करदाता का अर्थ जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है 31 मार्च से, 1 अप्रैल से, 1 जनवरी से, 15 मार्च से। तो नॉर्मली जो कैलेंडर शुरू होता है हम लोग का वो 1 जनवरी 1 जन से स्टार्ट होता है, लेकिन जो कर निर्धारण वर्ष की बात होगी यानी कि टैक्स असेसमेंट ईयर होगा वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से कहाँ तक चलता है, 31 मार्च तक चलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कर निर्धारण वर्ष वह होता है जिसमें, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखिएगा कि 2 चीज़ें आती हैं, एक गत वर्ष हो जाता है और दूसरा हो जाता है कर निर्धारण वर्ष। तो जिस वर्ष हम आय कमाते हैं और उस किस वर्ष आपका उस आय पर टैक्स लगता है, तो यही दोनों चीज़ें डिसाइड करती हैं, गत वर्ष को और कर निर्धारण वर्ष को। जिस वर्ष उस पर आय पर कर लग रहा है वो हो जाता है कर निर्धारण वर्ष, और उसके ठीक के जो पहले का एक वर्ष होगा जिसमें उस आय को हमने कमाया होता है वो हो जाता है गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर कि कर निर्धारण वर्ष वह होता है जिसमें पिछले वर्ष कर लगा था, जिसने पिछले वर्ष की आय का कर निर्धारण किया जाता है, आय का अर्जन होता है, उपयुक्त सभी।
तो कर निर्धारण वर्ष वो हो जाएगा जिसमें पिछले वर्ष की आय का कर निर्धारण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर निर्धारण वर्ष का समय 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, 1 जून से 30 अगस्त तक। तो ये पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष को कहा जाता है। अभी पहले हमने बताया था कि जिस वर्ष हम कर लगा रहे होते हैं उससे ठीक 1 वर्ष पहले जिसमें हमने उसको आय को अर्जित किया होता है वो क्या कहलाता है, गत वर्ष कहलाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रीवियस ईयर यानी कि गत वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण 12 मार्च 2011 के संदर्भ में गत वर्ष का है। यानी कि आपको बताना है कि 12 मार्च 2011 में क्या हुआ है, कर का निर्धारण किया गया है। तो जिस कर का निर्धारण किया गया है, जिस आय पर कर का निर्धारण किया गया है तो उसका गत वर्ष कौन सा होगा। 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009, 1 मार्च 2010 से 30 मार्च 2010। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए सबसे पहले कि आपका क्या दे रखा है, कर निर्धारण वर्ष क्या था, टैक्स असेसमेंट ईयर है वो 12 मार्च 2011 है। यानी कि 12 मार्च 2011 इसका मतलब हो जाएगा जो आपका कर निर्धारण वर्ष है वो पूरा अगर देखेंगे तो हो जाएगा 10/11 यानी कि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक ये हो जाएगा आपका कर निर्धारण वर्ष। तो अब इसका अगर हम प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर डेट आपकी जो मंथ दे रखा है वो कौन सा दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर 12 मार्च दे रखा था, 31 मार्च को तो समाप्त हो जाता है लेकिन क्या है हमें जोड़ना तो पीछे से ही लेकर के है ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अक्सर जो गलती होती है ना वहीं पर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत करदाता मान लिए गए सभी व्यक्ति भी करदाता की परिभाषा में आते हैं, करदाता की परिभाषा में नहीं आते हैं, अंशतः करदाता की परिभाषा में आते हैं, कर मुक्त आय की परिसीमा में आते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि माना हुआ करदाता होता क्या है। तो माना हुआ करदाता कौन हो जाएगा कि उसे क्या होगा, आयकर अधिनियम के द्वारा करदाता किसी आय के संबंध में करदाता मान लिया गया है। तो कौन सा व्यक्ति होगा या क्यों माना जाएगा, जब किसी करदाता जो होगा जो कि टैक्स को पे करना चाहिए था जिसे उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका जो वैधानिक उत्तराधिकारी होता है वो उसके द्वारा न चुकाए गए जो भी उसका जो मेन जिसकी थी जिसको चुकाना चाहिए था उसके द्वारा न चुकाए गए कर को चुकाने के लिए क्या हो जाता है, वैधानिक रूप से उत्तरदायी हो जाता है। तो उसे माना हुआ करदाता मान लिया जाता है। या फिर कोई व्यक्ति अवयस्क है, पागल है, तो उसका भी जो व्यक्ति प्रतिनिधि होता है वो उसकी आय पर क्या करेगा, कर चुकाने के लिए क्या होगा, माना हुआ करदाता मान लिया जाएगा। तो ये हो जाता है आपका माना हुआ करदाता, किसी को मान लेना किसी वर्ष की आय पर या किसी भी आय पर, तो वो हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा करदाता की परिभाषा में आते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आय के साधन हैं वेतन से प्राप्त आय, मकान संपत्ति से प्राप्त आय, व्यवसाय या पेशे से प्राप्त आय, उपयुक्त सभी। तो अभी इससे पहले के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आय के क्या होते हैं, 5 स्रोत होते हैं, 5 सोर्सेज होते हैं या 5 हेड कह सकते हैं आप, क्यों होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 चीज़ कहाँ की आती है, तो जिसमें से 3 जो ऑप्शन दे रखे तीनों ही क्या है, करेक्ट हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी यानी कि वेतन से, मकान संपत्ति से और व्यवसाय या पेशे से भी आय होती है। तो एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अन्य साधनों से प्राप्त आय है, करयोग आय का साधन, करयोग आय का वर्गीकरण, आय का एक साधन, उपयुक्त सभी। तो जो अन्य साधनों से प्राप्त आय यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है वो करयोग्य आय का एक साधन यानी कि उस पर टैक्स चुकाया जाता है। अच्छा, अब अदर सोर्सेज से इनकम होती कौन से लॉटरी से हो जाएगी, घुड़दौड़ सवारी है, पजल्स हैं, इन सब चीज़ों से जो आती है वो हो जाती है आपकी अदर सोर्सेज में। और भी बहुत से साधन इसके दे रखे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और कौन सी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत वेतन में सम्मिलित है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो 5 हेड आपके दे रखे हैं उसमें अंदर भी बहुत से डिडक्शंस दे रखी हैं, बहुत सी इनकम्स दे रखी हैं। तो जो वेतन वाला आपका दे रखा है इनकम फ्रॉम सैलरी, काफ़ी बड़ा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 पार्ट में है। एक आपका जो दे रखा है कि सैलरी कैसे जो कैलकुलेट करते हैं, उसमें सारी चीज़ें निकालनी होती हैं, उसमें भत्ते भी दे रखे हैं, अनुलाभ भी दे रखे हैं, सब निकाले जाते हैं। और दूसरा आपका पार्ट में दे रखा था कि पेंशन है या रिटायरमेंट है या ग्रेजुटी है, ये सबको कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें दे रखी थी। तो यहाँ पर वेतन में सम्मिलित क्या क्या चीज़ें होती हैं,
मकान किराया भत्ता है, शिक्षा भत्ता, ग्रेजुटी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका मकान किराया भत्ता जिसे एचआरए कहते हैं, इसको भी आप कैलकुलेट करते हैं कि जो किस तरह से इसको निकाला जाता है, कई कंडीशंस हैं इसकी भी आपकी। और इसके अलावा जो शिक्षा भत्ता है, शिक्षा भत्ता भी दिया जाता है, एजुकेशन अलाउंस जिसे बोलते हैं, ग्रेजुटी की राशि भी मिलती है। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या होंगी, वेतन में सम्मिलित होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन का अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पैन का अर्थ क्या है। स्थायी खाता संख्या, स्थायी पता संख्या, स्थायी प्रशासनिक संख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पैन होता है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, परमानेंट अकाउंट नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब भी टैक्स का आपको फिल करना होगा, टैक्स भरना होता है, तो वहाँ पर पैन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पैन कार्ड जारी किया जाता है कंपनी द्वारा, आयकर विभाग द्वारा, न्यायालय द्वारा, डाक विभाग द्वारा। तो पैन कार्ड कौन जारी करेगा, अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि क्या किया जाता है। जब भी हम टैक्स को फाइल कर रहे होते हैं, टैक्स को पेमेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें पैन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो किसके द्वारा वो जारी किया जाएगा, वो हो जाएगा आयकर विभाग द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के लिए आयकर विवरणी दाखिल करना ज़रूरी होता है, दाखिल करना ज़रूरी नहीं होता, केवल लाभ होने की दशा में ही दाखिल करना ज़रूरी होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एक कंपनी होगी, आयकर विवरणी क्या होता है, टैक्स रिटर्न की बात यहाँ पर हो रही है कि जो भी एक कंपनी है उसको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है या नहीं होता, तो वो आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निधि में किए गए अंशदान पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत 100% छूट अनुमन्य है। राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कोष, उपयुक्त सभी। तो आपने जब पढ़ा होगा, जब डिडक्शंस आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर एटीजी की जो डिडक्शंस हैं, यानी कि जो दान से संबंधित थी आपकी, उसमें दे रखे थे कि जो 50% वाले जो हैं छूट के, और जो 100% वाले छूट के लिए हैं। तो यहाँ पर आपसे 100% वाला पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय रक्षा कोष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा कोष में जो भी आप दान कर रहे हैं उसकी 100% आपको छूट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आयकर अधिनियम की धारा 80G संबंधित है विकलांग आश्रित के इलाज पर व्यय, शिक्षा हेतु किए गए ऋण पर किए गए ब्याज का भुगतान, कतिपय कोषों में किए गए अंशदान, भौतिक विकलांगता। तो अभी पहले के क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया। तो 80G जो होती है किससे रिलेटेड है, जो कुछ कोषों में जो भी अंशदान किया जाता है उससे रिलेटेड हो जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतिपय कोषों में किए गए अंशदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80DD संबंधित है विकलांग आश्रित के जीवन निर्वाह एवं चिकित्सा के संबंध में, उच्च शिक्षा, चिकित्सा या फिर ऋण पत्र। तो जो 80DD है वो किससे संबंधित है, वो हो जाएगी विकलांग आश्रित के जीवन निर्वाह एवं चिकित्सा के संबंध में। जितनी भी डिडक्शंस दे रखी हैं आप सब लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि उनमें न्यूनतम या अधिकतम सीमा क्या दे रखी है, या फिर वहाँ पर ये चीज़ क्या दे रखी है, किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को विभाजित किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जो करदाता होते हैं तो निवास स्थान के आधार पर उसे कितने भागों में विभाजित करते हैं, निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी, ये सभी। तो निवास स्थान के आधार पर तीनों ही आपके जो दे रखे हैं उन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निवासी भी होता है, असाधारण निवासी और अनिवासी भी। तो कैसे निकालते हैं उसको हम, तो उसके लिए क्या दे रखा है, अतिरिक्त और आधार शर्तें दे रखी हैं। 2 आधार शर्तें हैं और 2 अतिरिक्त शर्तें हैं। उसमें भी कंडीशंस बताई हैं कि अगर 2 शर्तों को पूरा कर रहा है और अतिरिक्त शर्तों को भी पूरा कर रहा है तो क्या कहलाएगा, साधारण निवासी हो जाता है। अगर खाली अतिरिक्त शर्तों को पूरा कर, आधार शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है तो अनिवासी हो जाएगा। इसी तरह की कंडीशंस आपकी दे रखी हैं। यहाँ पर कितने आधार पर विभाजित किया जाता है, तो तीनों ही हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, निवास स्थिति कैसे निकालते हैं या किस तरीके से उसका कैलकुलेशन करते हैं, आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं इस तरह के क्वेश्चंस लूँगी जिससे कि आप आसानी से समझ सकें कि कैसे इसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार प्राप्त करने हेतु अमेरिका जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम रुकना या ठहरना होगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को साधारण निवासी मानना चाह रहे हैं और वो अमेरिका में रहता था और गत वर्ष में भारत आया है, तो कौन सी कंडीशंस पूरी के कितने दिन वो रहे तब उसे हम साधारण निवासी मान सकते हैं। ऑप्शन ए है 180 दिन, ऑप्शन बी है 190 दिन, ऑप्शन सी है 182 दिन, ऑप्शन डी है 185 दिन। तो जो आधार शर्तें आपकी होती हैं, आधार शर्त पूरे किए बिना कोई भी व्यक्ति क्या होगा, निवासी नहीं हो सकता है। तो आधार शर्तें जो हैं, तो पहली आधार शर्त क्या थी आपकी, कि वो गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। और दूसरी आधार शर्त क्या थी कि वह गत वर्ष के पूर्व 4 वर्षों में कुल मिलाकर के
कम से कम 365 दिन, यानी कि जो गत वर्ष को छोड़ दें उससे पहले के 4 वर्ष होते हैं उसमें कुल मिलाकर 365 दिन यानी कि 1 वर्ष रहा हो, और गत वर्ष जो होगा उसमें कम से कम 60 दिन रहा होगा। तो ये दो आपकी क्या है, आधार शर्त हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दिन ठहरना होगा, तो पहली वाली जो आपकी आधार शर्त आ रही है 182 दिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा स्वीकृत होता है स्थायी संपत्तियों पर, अस्थायी संपत्तियों पर, दृश्य संपत्तियों पर, दृश्य या अदृश्य दोनों ही संपत्तियों पर। तो आपने डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा इनकम टैक्स में, तो उसमें अलग अलग चीज़ों में परसेंटेज क्या दे रखी थी, जो डिप्रिसिएशन लगता है उसकी अलग अलग परसेंटेज होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार की संपत्तियों पर स्वीकृत होता है, तो दृश्य और अदृश्य दोनों ही संपत्तियों पर स्वीकृत होता है। दृश्य में आपका जैसे कि भवन है, मशीनरी है, संयंत्र है, प्लांट है, ये सब आ जाएगा। और दृश्य आपकी जो अमूर्त संपत्तियाँ हैं उसमें तकनीकी ज्ञान है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इन पर भी क्या लगता है, डिप्रिसिएशन लगाया जाता है इनकम टैक्स में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, धारा 80E की कटौती प्राप्त है चिकित्सा, उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त ऋण पर, शादी हेतु लिए गए ऋण पर, बीमा पर। तो जो धारा 80E होती है उसकी जो कटौती मिलती है वो उच्च शिक्षा के लिए गए प्राप्त ऋण पर होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निगम कर है एक प्रत्यक्ष कर, एक व्यय, एक संपत्ति, एक विनियोग। तो निगम कर यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है वो क्या है, वो हो जाएगा आपका एक डायरेक्ट टैक्स होता है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो इनकम टैक्स है यानी कि आयकर होता है वो किस तरह का टैक्स है, डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर निगम कर है एक प्रत्यक्ष कर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम लागू हुआ 1970 में, 1971 में, 1972 में या फिर 1973 में। तो आप लोगों ने जो सैलरी पढ़ा होगा, जो उसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है उसमें ग्रेजुएटी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो दो तरह का हो जाते थे उसमें जो एम्प्लॉयज़ होते थे, एक जो ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम में आते हैं और दूसरे जो नहीं आते हैं। तो दोनों की ही क्या थी, सिचुएशंस और कंडीशंस अलग अलग दे रखी थी ग्रेजुएटी निकालने की। तो यहाँ पर जो अधिनियम लागू हुआ था वो हुआ था 1972 में यानी कि 1972 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।